नमस्कार। आज हम भारत पाकिस्तान विभाजन के एक ऐसे पहलू पर बात करेंगे जिस पर अक्सर उतनी बात नहीं होती है। यह है संपत्ति और परिसंपत्तियों का बंटवारा। हाँ, ये जमीन के बंटवारे से कहीं ज्यादा उलझा हुआ था। हमारे पास कुछ लेख हैं जो बताते हैं कि कैसे पैसे, सरकारी सामान, यहाँ तक कि लोगों का बंटवारा भी हुआ। हाँ, तो आज हम इसी पूरी प्रक्रिया और इसमें आई मुश्किलों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और एक किस्सा तो मैंने सुना, बड़ा मजेदार है, कि वायसराय की जो शाही घोड़ा गाड़ी थी, हाँ, वो किसे मिलेगी इसका फैसला सिक्का उछाल कर हुआ था। हाँ, और वो भारत ने जीता था। भारत जीत गया था। कमाल है। हाँ, तो ये सिर्फ सरहदें खींचना नहीं था, इसके लिए बाकायदा एक विभाजन परिषद, पार्टीशन काउंसिल बनी थी। लॉर्ड माउंटबेटन उसके अध्यक्ष थे और उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के प्रतिनिधि थे। अच्छा। और इसके साथ ही संपत्ति कैसे बटेगी, इसके लिए 10 एक्सपर्ट कमेटियां भी बनाई गई थी। 10 कमेटियां? बाप रे। हाँ, काफी काम था। और जो मुख्य सिद्धांत था वो ये था कि ब्रिटिश भारत की कुल देनदारियों और परिसंपत्तियों का 17.5% हिस्सा पाकिस्तान को मिलेगा। 17.5%? तो ज्यादातर हिस्सा भारत के पास रहा। हाँ, लेकिन ये तो हुई देनदारियां व परिसंपत्ति की बात। जो रोजमर्रा का सामान था, जैसे मेज, कुर्सी, टाइपराइटर, स्टेशनरी, उसका क्या? हाँ, उसके लिए एक अलग अनुपात तय हुआ। 80% भारत को और 20% पाकिस्तान को। 80-20? हाँ, 80-20। शायद इसलिए कि इन्हें गिनना और मौके पर बांटना ज्यादा आसान समझा गया होगा। इसमें फर्नीचर, स्टेशनरी, यहाँ तक कि लाइट बल्ब जैसी छोटी छोटी चीजें भी शामिल थी। अच्छा। और पैसों का बंटवारा, वो तो यकीनन सबसे मुश्किल मसला रहा होगा। बिल्कुल। विभाजन के समय भारत सरकार के पास करीब 400 करोड़ रुपए का कैश बैलेंस था। 400 करोड़? हाँ, तो तय ये हुआ कि इसमें से 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए जाएंगे। ठीक है। 20 करोड़ तो खैर तुरंत दे दिए गए। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) वो सितंबर 1948 तक, यानी आजादी के 1 साल बाद तक, दोनों देशों के लिए सेंट्रल बैंक का काम करता रहा। अच्छा। 1 साल तक। हाँ। और जो करेंसी थी, रुपया, वो भी मार्च 1948 तक कॉमन रहा। तो इससे अंदाजा लगता है कि बंटवारा कितनी तेजी से हुआ, कि ये सारी व्यवस्थाएं एकदम से अलग नहीं हो पाई। लेकिन वो जो बाकी के 55 करोड़ रुपए थे, उस पे तो काफी विवाद हुआ था ना, खासकर कश्मीर को लेकर। हाँ, बिल्कुल। हुआ ये कि जब पाकिस्तान की तरफ से कबायली हमलावरों ने कश्मीर पर आक्रमण किया, तो भारत सरकार ने, और इसमें खास तौर पे गृह मंत्री सरदार पटेल का जोर था। हाँ, सुना है। उन्होंने ये 55 करोड़ की बाकी रकम रोक दी। उनका मानना था कि जब तक ये कश्मीर का मसला नहीं सुलझता, ये भुगतान नहीं होना चाहिए। अच्छा। हालांकि शुरू में पाकिस्तान ने इसे सीधे कश्मीर से नहीं जोड़ा, पर दिसंबर 1947 आते आते वो कहने लगे कि भाई हमें ये पैसा फौरन चाहिए। फिर ये भुगतान हुआ कैसे? इसमें महात्मा गांधी का बड़ा रोल था शायद। सही कहा। महात्मा गांधी का ये मानना था कि देखो, समझौता तो हुआ है, तो रकम पाकिस्तान को मिलनी चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हो। और इसी मुद्दे पर उन्होंने जनवरी 1948 में अनशन भी किया था। हाँ, वो अनशन तो बहुत चर्चित था। बिल्कुल। और आखिरकार भारत सरकार ने फिर एक सद्भावना दिखाते हुए ये रकम जारी करने का फैसला किया। तो ये दिखाता है कि ये सिर्फ कोई फाइनेंशियल लेन देन नहीं था, इसमें शुरू से ही गहरे राजनीतिक और भावनात्मक मुद्दे जुड़ गए थे। हाँ, ये तो साफ है। अच्छा, इन पैसों और सरकारी चीजों से हटकर देखें तो कुछ बंटवारे तो बड़े अजीब भी थे, जैसे वो घोड़ा गाड़ी वाला किस्सा। हाँ, ऐसी कई अजीबोगरीब किस्से हैं। फ्रीडम एट मिडनाइट किताब में एक किस्सा है लाहौर के पुलिस बैंड के बंटवारे का। पुलिस बैंड का? हाँ, उनके साज बांटे जा रहे थे, जैसे ढोल भारत को, बांसुरी पाकिस्तान को। अच्छा। और आखिर में एक ट्रोम्बोन बचा। तो उसे लेने के लिए 2 डिप्टी अफसर, जो सालों से दोस्त थे, साथ काम करते थे, वो आपस में भिड़ गए, हाथापाई हो गई। एक बाजे के लिए? हाँ, एक ट्रोम्बोन के लिए। सोचिए जरा, बंटवारे ने रिश्तों पर कैसा असर डाला होगा। ये तो वाकई यकीन करना मुश्किल है। ये तो ही सामान की बात, पर इंसानों का बंटवारा कैसे हुआ? सरकारी कर्मचारी, सेना के जवान? हाँ, वो भी एक बड़ा मुद्दा था। सरकारी कर्मचारियों को ऑप्शन दिया गया, चुनने का विकल्प, कि वो भारत जाना चाहते हैं या पाकिस्तान। अच्छा, उन्हें चुनने दिया गया? हाँ, लेकिन इसका एक नतीजा ये हुआ, खासकर पाकिस्तान में, कि वहाँ अनुभवी कर्मचारियों की भारी कमी हो गई एकदम से। इससे जो नया मुल्क बना था, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था शुरू में ही लड़खड़ा गई।
बहुत अराजकता फैली, समन्वय नहीं था। और लोगों के लिए भी कितना मुश्किल फैसला रहा होगा ये। बिल्कुल, बहुत अनिश्चितता थी। कई लोगों ने पहले एक चुना, फिर बदला। और सेना का बंटवारा मुख्य रूप से धार्मिक आधार पर हुआ। मुस्लिम सैनिक पाकिस्तान गए और गैर मुस्लिम भारत में रहे। फील्ड मार्शल औचिनलेक थे, उनकी देखरेख में ये बंटवारा हुआ। भारत की सेना में करीब 2.6 लाख लोग आए और पाकिस्तान की सेना में करीब 1.4 लाख। और ये सब कुछ हो रहा था उस माहौल में जब मतलब सालों की ब्रिटिश फूट डालो और राज करो की नीति चल रही थी। हाँ, कांग्रेस और लीग के बीच तनाव बढ़ रहा था। जिन्ना का लाहौर प्रस्ताव आ चुका था। बिल्कुल। और फिर दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो अंग्रेजों को जाने की जल्दी थी। हाँ, वो जल्दी तो थी ही। और फिर 1946 का वो डायरेक्ट एक्शन डे, उसके बाद जो हिंसा फैली, हाँ, कलकत्ता में, हाँ, उसने माहौल और खराब कर दिया। फिर जून 1947 में माउंटबैटन योजना आई और उसके फौरन बाद रेडक्लिफ लाइन खींच दी गई। इसने बंटवारे को तो पक्का कर दिया, लेकिन साथ ही इतिहास की शायद सबसे बड़ी मानवीय त्रासदियों में से एक को जन्म दिया। करोड़ों लोग बेघर हुए, लाखों मारे गए। हाँ, उस भयानक अफरा तफरी के बीच ये सब सामान और पैसों का बंटवारा चल रहा था। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि 76 साल बाद भी ये पैसों वाला हिसाब किताब पूरी तरह सुलझा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं सुलझा है। ये दावे आज भी जिंदा हैं। मतलब ऑफिशियली भारत सरकार अपने इकोनॉमिक सर्वे में आज भी दिखाती है कि बंटवारे से पहले के कर्ज के हिस्से के तौर पर पाकिस्तान पर करीब 300 करोड़ रुपए बकाया है। अच्छा, आज भी? हाँ, आज भी। और उधर पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है वो अपनी बैलेंस शीट में दावा करता है कि आरबीआई ने उनकी कुछ संपत्ति नहीं सौंपी थी, इसलिए भारत पर करीब 560 करोड़ रुपए बकाया है। कमाल है, मतलब दोनों तरफ से दावे हैं। हाँ, और ये आंकड़े दशकों से दोनों देशों के सरकारी रिकॉर्ड्स में दर्ज चले आ रहे हैं। तो सार यही निकलता है कि ये बंटवारा सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचना भर नहीं था। ये संपत्तियों का, पैसों का, यहाँ तक कि लोगों का एक बेहद जटिल, कभी-कभी तो एकदम बेतुका लगने वाला बंटवारा था। हाँ, जिसमें गहरे वित्तीय विवाद थे, अनगिनत इंसानी कहानियां थीं, जिनके निशान आज तक बाकी हैं। सही कहा। एक घोड़ा गाड़ी से लेकर सरकारी खजाने तक हर चीज बंटी और उससे जुड़े झगड़े और दावे, वो आज भी भारत पाकिस्तान के रिश्तों की जो उलझी हुई कहानी है उसका एक हिस्सा है। बिल्कुल। और ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे बंटवारे के समय के ये वित्तीय मसले इतने दशकों बाद भी सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि आज भी दोनों देशों के सरकारी बही खातों में जिंदा हैं। ये उनके आज के रिश्तों और उस साझा मुश्किल इतिहास के बोझ के बारे में क्या कहता है? ये एक सोचने वाली बात है।